अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। टुडे और लेक्चर इज लेक्चर नंबर 27 एंड दिस इज अबाउट मोलरिटी। इससे पहले हम कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं वो स्टार्ट कर चुके थे और उसमें पहला लेक्चर मैंने दिया था 25। लेक्चर नंबर 25 जो है वो है परसेंटेज कंपोजिशन पार्ट 1 और उस कंसंट्रेशन यूनिट्स का पार्ट 2 जो है यानी मतलब लेक्चर नंबर 27 है और वो है मोलरिटी। That what is molarity and how to calculate molarity of the solution, what is molar solution, what is standard solution, ये इसी लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं मोलरिटी। मोलरिटी का डेफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ moles of solute per liter of the solution, per liter of solution। ये इसका डेफिनेशन है मोलरिटी का, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा जी, इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर मैंने एक सॉल्यूशन लिया है और वो है 1 लीटर का मैंने सॉल्वेंट लिया है, ठीक है जी, एक सॉल्यूशन है और ये टोटल कुल मिला के 1 लीटर है या 5 लीटर सॉल्यूशन है और इस 5 लीटर की सॉल्यूशन में हर 1 लीटर में 1 लीटर में सल्यूट का कितना क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जी। सल्यूट पर लीटर में हर 1 लीटर में इस सॉल्यूशन के हर 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है, तो फिर उस टर्म को या उस मेजरिंग को या इस मेजरमेंट को हम कहेंगे मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये सिंपल सी बात है कि पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में हर 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में सल्यूट का कितना मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये कि हर 1 लीटर या हर 1 डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं, उसको फिर हम कहेंगे मोलरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोलरिटी, रिप्रेजेंटेशन ये हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ये इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन सिंबल है या मोलरिटी का जो सिंबल है वो है कैपिटल एम, और जहां भी हमें कैपिटल एम नजर आए सॉल्यूशंस के लिहाज से तो उसको फिर हम कहेंगे मोलरिटी, और ये मोलरिटी का सिंबल है, रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। इसके बाद आता है कैलकुलेशन, कि किस तरीके से हम मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी। तो इसके लिए 2 इक्वेशंस आमतौर पर यूज होते हैं। सबसे पहला इक्वेशन जो है वो ये है, फर्स्ट इक्वेशन, मोलरिटी इज इक्वल टू, डेफिनेशन के लिहाज से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा इक्वेशन इसके लिए ये है, अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स का पता नहीं है या मास दिया गया है तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे, मोलरिटी को इस इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास m ऑफ द सॉल्यूट या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम v इन लीटर्स और डेसीमीटर क्यूब। ये इसके लिए लाजमी है कि मोलरिटी को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम का यूनिट है वो वहां पर लेंगे लीटर या डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि इसके डेफिनेशन होना है कि पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर जब हम वॉल्यूम
लेते हैं वॉल्यूम सोल्यूशन का, तो वो जरूरी होगा, लाजिमी होगा कि हम वॉल्यूम को लीटर या डेसीमीटर क्यूब में लें। और अगर डेसीमीटर क्यूब या लीटर में नहीं दिया गया है वॉल्यूम को, तो फिर क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। उस वॉल्यूम को मिसाल के तौर पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है या एमएल में दिया गया है या मीटर क्यूब में दिया गया है, तो उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में। और इसके लिए जो तरीकाकार है, कन्वर्जन फैक्टर्स है, वॉल्यूम के कन्वर्जन फैक्टर्स, मैंने वो लेक्चर जो है वो दिया है, वहीं से आप उस लेक्चर को आप देख लीजिए कि वॉल्यूम को उसकी यूनिट्स में किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं। तो एमएल से लीटर में या सेंटीमीटर क्यूब से हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, तो किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए आपको वो लेक्चर, वो वॉल्यूम कन्वर्जन फैक्टर्स वाला लेक्चर जो है वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद ये इसके लिए मोलरिटी के लिए कैलकुलेशन है कि हम मोलरिटी की कैलकुलेशन, या मतलब जब भी हम सॉल्यूशन हमें दिया गया है और उस सॉल्यूशन का अगर हमने मोलरिटी फाइंड आउट करना है, तो मोलरिटी की फाइंड आउट करने के लिए या डिटर्मिनेशन के लिए या कैलकुलेशन के लिए ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो यूज होते हैं। सबसे पहला इक्वेशन, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन या नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और दूसरा इक्वेशन इसलिए कि अगर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया गया है, तो फिर मास दिया गया होगा, और उस सूरत में या उस सिचुएशन में फिर हम सेकंड इक्वेशन जो है वो यूज करेंगे मोलरिटी की कैलकुलेशन के लिए, कि मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर वेट ऑफ द सॉल्यूशन और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये हो गया मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये इक्वेशन उस सूरत में हम अप्लाई करेंगे या कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे जब सॉल्यूट जो है वो मास में दिया हुआ होता है, तब हम ये इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे। अदरवाइज हम इक्वेशन 1 से इजीली मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जाते हैं यूनिट ऑफ द मोलरिटी की तरफ। यूनिट ऑफ मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी, तो मोलरिटी के लिए सैंपल यूनिट जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से एक ही यूनिट निकलता है, और वो है मोल पर लीटर। ये हो गया। और दूसरा यूनिट आप लीटर के बजाय अगर डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं फिर भी सही है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब या मोल पर लीटर। और बाज बुक्स में इसे इस तरह लिखा गया है, मोल पर लीटर -1, इस तरह लिखा गया है। या अगर डेसीमीटर क्यूब को आप लिखते हैं तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब -3, इस तरह। तो ये एक ही चीज है, मोल पर लीटर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर लीटर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये दोनों जो हैं इसके लिए यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। पर लीटर या पर डेसीमीटर क्यूब मैंने आपको बता दिया है कि 1 लीटर जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब का इक्वल है। तो अगर यहां पर हम लीटर के बजाय डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं या डेसीमीटर क्यूब के बजाय लीटर लिखते हैं, तो ये एक ही चीज है, और ये मोलरिटी का यूनिट है कि इस यूनिट में हम मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डेफिनेशन ये है इसका, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का, अ सॉल्यूशन विद या ऑफ नॉन मोलरिटी। नॉन मोलरिटी, a solution of non-molarity is called standard solution or molar solution. Standard solution या ऐसे कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये हो गया स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
स्टैंडर्ड सोल्यूशन का डेफिनेशन ये है, अ सोल्यूशन ऑफ नोन मोलरिटी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन और मोलर सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हम मोलर सोल्यूशन भी कहते हैं। अच्छा जी, मैं इस डेफिनेशन को कुछ यूं आपको समझा दूंगा इस तरीके से कि मिसाल के तौर पर मेरा पास दो सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन जो है ये, ठीक है जी, ए बी सॉल्यूशन है, ये ए सॉल्यूशन है, ये बी सॉल्यूशन है, लेकिन इस ए सॉल्यूशन का मोलरिटी जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। मिसाल के तौर पर इसका मोलरिटी दिया गया है 5 मोलर, ठीक है जी, और इस बी का मोलरिटी जो है वो कैलकुलेटेड नहीं है, डिटरमाइन नहीं है, फाइंड आउट नहीं है। इसका मोलरिटी जो है सोल्यूशन जो है वही सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन जो है वो मालूम नहीं है। अगर कंसंट्रेशन मालूम नहीं है तो फिर कंसंट्रेशन के मुख्तलिफ यूनिट्स है, लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन को हम मोलरिटी में कैलकुलेट करते हैं फिर उस सोल्यूशन को फिर हम कहेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन या मोलर सोल्यूशन। मैंने ये दो एग्जांपल लिए है, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी। इसका मोलरिटी जो है वो मालूम नहीं है और इसका मोलरिटी जो है वो नोन है, मालूम है। इसका मोलरिटी है 5 मोलर और इसका पता नहीं है, तो ये सोल्यूशन मेरे पास हो गया मोलर सोल्यूशन या स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और ये हो गया अनस्टैंडर्ड सोल्यूशन या अननोन सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को फिर हम कहेंगे अननोन कंसंट्रेशन, अननोन सोल्यूशन, और इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन या मोलर सोल्यूशन। ठीक है जी, ये हो गया स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब इसके बाद आता है कि मोलरिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, या फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलरिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलरिटी। अच्छा, ये पहली फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलरिटी। तो इसमें या आप याद रखिएगा, मेमोराइज कीजिएगा, जहन नशीन करेंगे आप कि मोलरिटी के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मोलरिटी से डिस्टर्ब होती है या चेंज हो सकती है। ठीक है जी, तो इसके फार्मूले को हम देख ले। सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं, इक्वेशन को। ठीक है जी, या सबसे पहला फैक्टर जो है मोलरिटी के लिए जो कि मोलरिटी को चेंज कर सकता है वो है टेम्परेचर, क्योंकि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसका मतलब यह है कि अगर आप एक सोल्यूशन तैयार करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये सोल्यूशन तैयार किया है, ठीक है जी, ये सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन का मोलरिटी जो है वो 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, या 5 मोलर इसका मोलरिटी है, इसका कंसंट्रेशन है। मैंने इसी कंडीशन को रूम टेम्परेचर पे इसे रखा था 25 डिग्री से पे, इसका कंसंट्रेशन जो है या मोलरिटी 5 मोलर कंसंट्रेशन था। और फिर मैंने क्या किया, मैंने इस सोल्यूशन को चेंज किया, इसको जो इसका जो कंडीशन है अब चेंज कर दिया, और यहां पर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सी है। ठीक है जी, तो ये सोल्यूशन, ये वही सोल्यूशन है, वही 5 मोलरिटी वाला सोल्यूशन है, 5 मोलर सोल्यूशन है, लेकिन अब इसका जो मोलरिटी है वो चेंज होगा, लाजिमी चेंज होगा, या तो इसका मोलरिटी जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है जी, इसका मोलरिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सी था और यहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सी है। अब मोलरिटी का टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि मोलरिटी का टेम्परेचर से डायरेक्ट ताल्लुक है, डायरेक्ट ताल्लुक। अगर आप टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं तो मोलरिटी जो है, या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मोलरिटी खुद ब खुद चेंज होगा। और ये क्यों, ये बॉयल्स लॉ से, क्योंकि बॉयल्स लॉ जो है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स आर गैसेस, वो गैसेस के हवाले से हैं, लेकिन उस इक्वेशन को मैं लेता हूं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये वॉल्यूम है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। अब इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है जी, यहां पर मोलरिटी के साथ ये ताल्लुक है कि मोलरिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम में हम लेते हैं लीटर्स में या डेसीमीटर क्यूब में, लेकिन वॉल्यूम में हम लेते हैं।
अब मोलरिटी इस वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो अगर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है तो वॉल्यूम इस चीज के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। ठीक है जी। वॉल्यूम से क्या होगा, अब वॉल्यूम से वॉल्यूम और मोलरिटी में ये रिलेशन है कि मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आप इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर से, मिसाल यहां पर मैं लेता हूं कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब कब इंक्रीज होगा, टेम्परेचर से, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है जी। टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है जी। और जो मोलरिटी है वो डिक्रीज होगा। इस इक्वेशन ये पहला है, याद रखना, ये स्टेप्स आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज में आपके काम आएंगे, एमसीक्यूज में, ईटा एमडीकेट में या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में। फर्स्ट वन आपने क्या याद रखना है, अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, ठीक है जी, ये इंक्रीज का सिंबल है, तो इससे वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मोलरिटी जो है वो खुद ब खुद डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है जी, सोल्यूशन का दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि अगर टेम्परेचर को आप डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम के डिक्रीज से मोलरिटी जो है वो इंक्रीज होगा। यह आपने याद रखना है। ये इक्वेशन मैंने दिया है कि इस इक्वेशन से मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और इस इक्वेशन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इन दोनों को आपने याद रखना है, ज़हन नशीन करना है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मोलरिटी जो है वो खुद ब खुद डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम और मोलरिटी का रिलेशन ये है, इनवर्स वेरिएशन है। यहां पर वेरिएशन जो है, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे आप, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और मोलरिटी जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि यहां इस रिलेशन से ये जाहिर होता है कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं मोलरिटी डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो मोलरिटी जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है जी। तो ये रिलेशन आपने याद रखने हैं, और ये इसका फैक्टर इफेक्टिंग मोलरिटी है कि टेम्परेचर को अगर हम चेंज करते हैं तो मोलरिटी जो है वो चेंज होगा। ये दोनों चीजें, ये दोनों आपने ज़हन नशीन करने हैं। इसको एमसीक्यूज में आपको इससे एमसीक्यूज हल करने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है जी। और ये है, ये नोट भी करना है आपने, नोट, मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। मोलरिटी is temperature dependent of concentration unit। ठीक है जी। ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलरिटी। ये एक ही फैक्टर है कि टेम्परेचर के चेंज होने से मोलरिटी जो है वो चेंज होता है। ठीक है जी। डायरेक्टली मैंने आपको मिसाल दिया कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, और उस सोल्यूशन का मोलरिटी मिसाल के तौर पर इसका मोलरिटी है 10 मोलर सोल्यूशन है, ये 10 मोलर सोल्यूशन है, और यहां पर टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सी है। ठीक है जी। और फिर इसी सोल्यूशन को मैं लेता हूं, किसी और कंडीशन पे ले जाता हूं इसे, और ये वही सोल्यूशन है 10 मोलर का। ठीक है जी। अब मैंने टेम्परेचर इसका चेंज कर दिया, 200 डिग्री सी पे चला गया। ठीक है जी। यहां पर इसका जो कंसंट्रेशन है वो 10 मोलर पर नहीं होगा, इसका मोलरिटी जो है वो चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है हमने चेंज कर दिया। अगर टेम्परेचर आप चेंज करते हैं तो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो खुद ब खुद चेंज होगा। ठीक है जी। अब इसके बाद आता है कि न्यूमेरिकल्स हम किस तरह हल करेंगे इससे, न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो भी आते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, व्हाट इज molarity of solution prepared by dissolving uh, 75.5 gram of paver
potassium hydroxide in 540 ml of solution, ml of solution, solvent या solution, ठीक है। अच्छा जी, इसको अब हल करते हैं, ठीक है जी, कि किस तरीके से हम इस सोल्यूशन का, अगर डेटा इस तरह का दिया हुआ होता है तो हम किस तरीके से मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसको गिवन में लेते हैं कि गिवन में हमें क्या क्या चीजें जो है दिए हैं। सबसे पहले मास ऑफ द सॉल्यूट दिया गया है, मास ऑफ द सॉल्यूट इज इक्वल टू 75.5 ग्राम। अच्छा जी, ये हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए, क्योंकि हमने दोनों इक्वेशंस में, अगर पहले इक्वेशन पे ये करता है, ठीक है जी, ये वाला न्यूमेरिकल हल करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो लाजमी है, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो है वो लाजमी है, वो फिर कैलकुलेट करेंगे। तो यही से मॉलिक्यूलर मास जो है, या उस यहाँ पर वॉल्यूम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो दिया गया है 540 ml, 540 ml, ठीक है जी। और फिर रिक्वायर्ड क्या चीज है, रिक्वायर्ड हमें कहता है कि मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो है आपने कैलकुलेट करना है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में कि मास जो है वो मास दिया गया है, लेकिन इस मास के लिए हमें इक्वेशन में जो है मोलर मास भी है, वो वाला भी है, तो हम इसको सबसे पहले या तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, और अगर हम दूसरी इक्वेशन पे करते हैं तो तब भी मॉलिक्यूलर मास जो है वो लाजमी है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास m ऑफ KOH किस तरीके से, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम 1 है, और इनटू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस 1 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन एटॉमिक मास प्लस 1 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन एटॉमिक मास है। ये 1 है, ये हो गया पोटेशियम का 40 लेते हैं, ठीक है जी, 39 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 40 लेते हैं, 1 इंटू 16 लेते हैं, और फिर 1 इंटू 1 लेते हैं। ये 40 आ गया, ये 16 आ गया, और ये आ गया 1, और यहां पर आता है 40 प्लस 16, इससे 57 ग्राम पर मोल, ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। अब इसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम को दिया गया है ml में, हमने वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में या लीटर में। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, नाउ एंड वॉल्यूम इन लीटर्स आर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 1000, इस 1000 पे डिवाइड करेंगे, इस 1000 पे अगर डिवाइड करते हैं तो इससे आएगा तकरीबन 0.54 डेसीमीटर क्यूब या लीटर, या अब ये वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया किसमें, 0.54 लीटर में। तो हमें भी चाहिए था, क्योंकि ये ml में दिया गया है और हमें मोलरिटी में जो है वॉल्यूम वो लीटर्स में या डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, तो इसी वजह से मैंने इसे ml से कन्वर्ट कर दिया लीटर्स में। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने इक्वेशन यूज करना है, जो भी इक्वेशन आपको सही लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशन मैं यूज करता हूं कि मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट divided by molecular mass of the solute और multiplied by volume, ठीक है जी। यहां पर आपने वैल्यूज पुट करने हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 75.5 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 57 ग्राम पर मोल है, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 0.54 लीटर, ठीक है जी। अब ये ग्राम जो है, ये ग्राम ग्राम के साथ खत्म हो गया,
ये मोल जो है ये थर्ड फ्रैक्शन में है तो ये डायरेक्ट फर्स्ट फ्रैक्शन में जाएगा। मोलरिटी इज इक्वल टू, ये थर्ड फ्रैक्शन में है, इस तरह है कि ग्राम पर ग्राम है और पर मोल है। यहां से अगर यहां से यहां का है तो ये होगा मोल पर मोल होगा, और जब यहां से चेंज होता है तो फिर भी मोल में होगा। तो अगर एक यूनिट जो है वो थर्ड फ्रैक्शन में है तो हमने फर्स्ट फ्रैक्शन में इसे ले जाना है, तो ये वही का वही रहेगा, यानी मतलब यहाँ पर मोल है तो यहाँ पर भी मोल होगा, क्योंकि दरमियान वाला हिस्सा जो है वो यहाँ पर मोल में कन्वर्ट होता है, और फिर यहाँ से हम इसको जब फर्स्ट फ्रैक्शन में ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो मोल में ही ये डायरेक्ट फर्स्ट फ्रैक्शन में जाएगा यहाँ से थर्ड फ्रैक्शन से, और जब थर्ड फ्रैक्शन से जाता है फर्स्ट फ्रैक्शन में तो वही का वही रहेगा, यानी मतलब मोल ही होगा। अब ये हमने डिवाइड करना है, और मिसाल के तौर पर इससे आंसर आ गया 1.5 समथिंग, ठीक है जी। तो मोल जो है वो फर्स्ट फ्रैक्शन में है और लीटर यहाँ पर है, तो ये हो गया मोल पर लीटर। आप इसको इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू 1.5 मोलर, ये दोनों एक ही चीज है। इसका यूनिट मोलर भी है और मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी है। तो आप इसको इस तरह लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं, दोनों सही है। और यहां पर सोल्यूशन का जो मोलरिटी है वो आया, मोलरिटी इज इक्वल टू 1.5 मोल पर लीटर या मोलर, ठीक है जी। ये हो गया। इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स हल कर सकते हैं, या एमसीक्यूज जो है वो हल कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से। नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम से भी हल कर सकते हैं, और डायरेक्ट ही इस इक्वेशन से हल कर सकते हैं, मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। इससे पहले हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है उसका के बारे में वजाहत की, और इससे पहले कैलकुलेशन की बात की, फिर मोलरिटी की बात की, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलरिटी की बात की। किसी भी पॉइंट में अगर आपको मसला हो तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर पूरा देखना है, बिल्कुल सिरे से देखना है मोलरिटी कैसे कहते हैं, फिर इसके बाद आपने कैलकुलेशन, फिर इसके बाद आपने रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग मोलरिटी आपने देखना है, फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखना है, और फिर आपने किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकली, तो ये थ्योरेटिकल मेथड है, इससे हम मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टिल द नेक्स्ट वीडियो।